नमस्कार। आज हम आते हैं एक और लाभ हानि से संबंधित प्रश्नों के नए वीडियो में। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक से हम बड़े सवालों को छोटे छोटे स्टेप में किस प्रकार से हल कर लेते हैं। तो इसे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो आइए लगाते हैं प्रश्न। 400 नींबुओं का लागत मूल्य 300 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उन पर लाभ का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर 400 नींबुओं का जो क्रय मूल्य है वो 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमको ये बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आइए सबसे पहले हम इसका ट्रेडिशनल मेथड देख लेते हैं, उसके बाद शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि एक नींबू का क्रय मूल्य x रुपए है, तो 400 नींबू का क्रय मूल्य 400x रुपए होगा। तो 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 400x रुपए हुआ। अब यहाँ पर कितना बेचा जा रहा है, 320 नींबुओं का विक्रय मूल्य के बराबर बता रहा है। तो यदि हम ये देख लें कि यदि हम 320 नींबुओं का क्रय मूल्य निकालें तो कितना हो जाएगा, 320x होगा। अब SP कितना दिया हुआ है ये देख लीजिए। तो 320 नींबुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 400 नींबुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब कि जो 320 नींबुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 400x के बराबर होगा। ठीक है। अब हम यहां पर देखते हैं लाभ कितना हो रहा है। उसको लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा दो, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 80x आ जाएगा। ठीक। अब 80x आ गया लाभ, तो लाभ प्रतिशत यदि हम निकालें तो लाभ प्रतिशत बराबर 80x लाभ हो गया। क्रय मूल्य हम किसको लेंगे, 320 को लेंगे। ठीक है, क्योंकि 320 पर ही निकाल रहे हैं हम लोग। 320x इंटू 100%, ये हो गया आपका हल। अब इसे हल कर लेते हैं। x से x कट गया, एक कम और ये चौके, एक कम और ये 25। तो यहाँ पर आ जाएगा 25% उसे लाभ हुआ। मतलब यहाँ पर C ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। तो ये मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड बताया। अब मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। अब यहाँ पर इसका शॉर्टकट देखिए कि शॉर्टकट तरीके से हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत हम निकाल दें, यहाँ लिख दें। फिर उसके बाद हम देखें कि लागत मूल्य जो क्रय मूल्य दिया हुआ कितने नींबुओं का दिया हुआ है, 400 का। तो हम यहाँ पर लिख दें 400 माइनस कितने नींबुओं का विक्रय मूल्य दे रहा है, 320। तो यहाँ लिख दें 320। ठीक है। अब इसी संख्या को हम नीचे लिख देंगे 320 गुणा 100%। बस ये आपका आंसर हो गया। तो ये आ जाएगा 80/320 गुणा 100। 80 एक कम, 80 चौके, एक कम 25। तो यहाँ पर आ जाएगा 25%। तो यहाँ पर केवल हम 2 स्टेप में आंसर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर C नंबर का ऑप्शन है वो सही है, ये पहले भी बता चुका हूँ। तो ये मेथड आप इस मेथड से आप ऐसे प्रश्नों को बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये वैसे ही प्रश्न है जो इससे पहले मैंने आपको बताया था, और इसको ठीक उसी प्रकार से हल करना है। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लागत मूल्य वाला पहले लिखेंगे आप 40 माइनस विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या 25 बटे विक्रय मूल्य बेचे जाने वाली वस्तुओं की संख्या बटे 25 और गुणा 100%। बस ऐसे ही हल करेंगे, सवाल हल हो जाएगा। तो 15/25 गुणा 100। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो आ जाएगा 15 चौके 60% इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर B नंबर का जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होगा।
इसमें एक बात आपको और याद रखनी है, यहाँ पर ये बड़ी संख्या है, यहाँ पर छोटी संख्या है, तब क्या होगा, लाभ होगा। और कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि यहाँ छोटी संख्या हो और यहाँ बड़ी संख्या हो, तो सूत्र हम इसी का प्रयोग करेंगे, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, किंतु वो ऋणात्मक आएगा। जब ऋणात्मक आएगा तो वो लाभ ना होकर हानि हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यहाँ पर क्रय मूल्य दे रहा है 15 सेबों का और विक्रय मूल्य दे रहा है 25 सेबों का। तो यहाँ पर क्रय मूल्य में कम संख्या है और विक्रय मूल्य में ज़्यादा संख्या है, तो ये मान के चलिए इसमें हानि होगी। तो हम इस सवाल को भी इसी प्रकार से लगाएंगे जैसे अभी पहले लगाए थे, बस इसमें हमको हानि प्रतिशत लिखना होगा। और यहाँ पर हम बिल्कुल वही मेथड लगाएंगे, बिल्कुल उसको बदलेंगे नहीं। यहाँ पर 15 सेबों का क्रय मूल्य दिया है, तो हम यहाँ पर संख्या लिख देते हैं 15 माइनस विक्रय कितना हुआ 25 सेबों का, तो यहाँ लिख देते 25 बटे हमको विक्रय मूल्य में जो संख्या आई है उसको लिखना है, यहाँ 25 आ जाएगा गुणा 100%। तो यहाँ पर यह आ जाएगा -10 बटे 25 गुणा 100, तो यह आ जाएगा एक कम और ये हो जाएगा चौके, तो हो जाएगा -40। तो ये माइनस जो है वो हमें बताता है हानि हो रही है, ठीक है। तो इसको हम हानि समझेंगे, तो जो टोटल हानि होगी वो 40% के बराबर होगी। तो यहाँ पर आप अपना ऑप्शन देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि यदि धन आएगा तो लाभ होगा और यदि ऋण होगा तो हानि होगी। तो दोस्तों स्क्रीन पर जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं वो रहा आपके लिए होमवर्क। इन प्रश्नों को आप इसी मेथड से हल करके मुझे कमेंट करके बताइएगा, और यदि आपसे नहीं बनेगा तो भी मुझसे पूछिएगा ताकि मैं आपको सही आंसर दे सकूं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, कुछ वस्तुएं रुपए 5 में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा रुपए 6 के 5 के हिसाब से बेची गई, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। इससे पहले वीडियो में जो मैंने लाभ हानि का चौथे क्लास में जो मैंने बताया था सवाल, लास्ट के 2 सवाल इसी पैटर्न के हैं, उसे मैं ट्रेडिशनल मेथड से बताया था। अब मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं और इसे ध्यान से देखिए, बहुत जल्दी सवाल हल हो जाता है। तो पहला कंडीशन क्या है, खरीदने की जो कंडीशन है वो बताया है 5 रुपए में 6 खरीदे, और बेचने की जो कंडीशन है 6 रुपए के 5 बेचे गए। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए रुपए और फिर वस्तुओं की संख्या, फिर इसके बाद आप लिख लीजिए रुपए वस्तुओं की संख्या। तो यहाँ पर ये खरीदे गए और यहाँ पर बेचे गए। अब इसको हल करते हैं। तो खरीदने में 5 रुपए के 6 वस्तु खरीदे और उसके बाद बेचने में 6 रुपए के 5 वस्तु बेचे गए। अब इसके बाद हम जब इसको हल करते हैं तो अंदर जो संख्या है इन दोनों का गुणा करके पहले लिखेंगे, तो 6 गुणा 6, 6 छक्के 36, और उसके बाद माइनस ये जो बाहर वाली संख्या है इसका गुणा करेंगे, तो 5 पंजे 25, और इन्हीं बाहर वाली संख्या का गुणा करके हमको नीचे लिखना है, बटे में 25 आएगा गुणा 100%। और यदि इसका मान धनात्मक आया तो लाभ होगा और यदि ऋणात्मक आया तो हानि होगी, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ घटा देंगे तो आ जाएगा 11/25 गुणा 100%, तो एक कम चौके 11 चौके 44, तो 44% का उसे लाभ होगा। और यहाँ पर ऑप्शन आप यदि देखते हैं तो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। उम्मीद है आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा कि बहुत जल्दी सवाल हल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार का एक और सवाल हम लेते हैं। अब अगला सवाल है कि एक लड़के ने 16 रुपए के 18 के दर से अंडे खरीदे और 20 रुपए के 22 के दर से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है।
तो यहाँ पे सवाल बिल्कुल वही है, करना हमको वैसे ही है। तो पहले खरीदे वाले हम देख लेते हैं, खरीदे, और दूसरा है बेचे। ठीक है, थोड़ा समझने के लिए इसको हमने अलग अलग लिख दिया। तो पहले हमको रुपए लिखना है, फिर वस्तु लिखना है, फिर यहाँ भी हमको पहले रुपए लिखना है और उसके बाद वस्तु लिखना है। अब खरीदे में रुपए कितने हैं, 16 रुपए में 18 अंडे, और बेचने में 20 रुपए में 22 अंडे बेचने। ठीक है, अब जो पैटर्न है उसके हिसाब से हम जब करें तो अंदर से अंदर का गुणा मतलब 18 और 20 का गुणा होगा। तो 18 और 20 का गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा, माइनस। और इसके बाद बाहर से बाहर का गुणा, तो 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 3 35, 352। ठीक इसी प्रकार बाहर से बाहर का गुणा करके हम नीचे लिखेंगे जो कि 352 है, गुणा 100%। दोस्तों पहले भी मैंने बताया है कि यदि धन में आएगा तो लाभ होगा और ऋण में आएगा तो हानि। अब इसको हम घटा देते हैं। ठीक है, तो 360 में से 352 गया तो 8 बच जाएगा, बट्टे 352 गुणा 100। तो 8 एकम 8 और 8 चौके 32, 8 चौके 32, 4 से कट गया तो 11 और ये कटा 25, तो आ जाएगा 25/11%। अब इसको हम आगे करते हैं तो 11 दूनी 22 होता है और बच जाएगा 3/11%। और ये क्या होगा, लाभ होगा। क्यों? क्योंकि ये धन में आया है इसीलिए लाभ होगा। अब आप ऑप्शन खोज लीजिए कहाँ पर आपका ऑप्शन छुपा बैठा हुआ है। तो ये पहले नंबर में आपका ऑप्शन है। यदि ये मेथड आपको समझ में आया है तो एक लाइक कर दीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो सवाल को ठीक उसी प्रकार बनाना है जैसे पिछले 2 सवाल हमने लगाया था। यदि आप कोशिश करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके एक बार सवाल हल करके देखें और उसके बाद वीडियो को ऑन करें और देखें कि आपका उत्तर और मेरा उत्तर मिलान खा रहा है या नहीं खा रहा है। अब हम इस सवाल को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं रुपए खरीदे गए वाले में और वस्तु ये बेचे गए वाले हैं। रुपए कितना है 350, संतरे कितने हैं 100 और यहाँ पर बेचे गए में 48 रुपए और प्रति दर्जन लिखा हुआ है। तो प्रति दर्जन में मतलब 1 दर्जन का भाव, तो यहाँ 1 नहीं लिखना है बल्कि 12 लिखना है क्योंकि 1 दर्जन में 12 नग होते हैं। तो यहाँ पर आप 12 लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद सवाल को हल करते हैं। तो अंदर से अंदर का गुणा, तो 48 गुणा 100 4800 माइनस अब 350 बाहर से बाहर का गुणा, तो 12 गुणा 350 तो 0, 12 पंजे 60 और 12 तिया 36 और 6 42 बटे बाहर से बाहर का गुणा करके हम नीचे लिख देंगे तो ये आ जाएगा 4200 मतलब 4200 गुणा 100%। कंडीशन वही है, धन में आएगा तो लाभ और ऋण में आएगा तो हानि होगी। अब यहाँ पर इन दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 600 बटे 4200 गुणा 100, तो 600 एक कम 670, तो आ गया आपका 100/7%। अब इसको हल करते हैं तो हमको मालूम है 14 सत्ते 98 होता है 2/7%। और चूंकि ये धन में आया है तो ये हो जाएगा लाभ। तो 14 सही 2/7% लाभ आया। तो आप भी देखिए आपके ने जो सवाल लगाया होगा उसका यही आंसर आया है या नहीं। स्क्रीन में जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है इसे आप बनाइए और कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर सही आए। बिल्कुल उसी पैटर्न से बना हुआ है और सवाल को हल करने के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आपका उत्तर क्या आया है। अब यहाँ पर लेते हैं अगला प्रश्न। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद सकता है, तो वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी। तो इसमें यह कहा गया है कि किसी भी वस्तु की कीमत में 21% की कमी कर दिया जाए तो 100 रुपए में 3 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद सकता है, तो उसका नया मूल्य क्या होगा, नई कीमत क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्न में 2 प्रकार के
प्रश्न पूछे जाते हैं या तो वो नया भाव पूछेगा या तो फिर पुराना भाव पूछेगा। अभी इसमें नया भाव पूछा है। तो जो सूत्र मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यदि उनको देखा जाए और उनमें से इसकी सूत्र की गणना की जाए तो बहुत आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से है। तो वो सूत्र कुछ इस प्रकार से है कि नई कीमत बराबर रुपए गुणा वृद्धि या कमी प्रतिशत में, यहाँ प्रतिशत हम लिख देते हैं, बटे मात्रा गुणा 100। तो यहाँ पर चाहे वृद्धि की स्थिति हो, चाहे कमी की स्थिति हो, चाहे वस्तु अधिक खरीदा गया हो या फिर कम खरीदा गया हो, क्योंकि जब वृद्धि होगी तो वस्तु की मात्रा में कमी आएगी और जब यहाँ कमी होगी तो वस्तु की मात्रा में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर जो सूत्र बनेगा तो नई कीमत बराबर रुपए गुणा वृद्धि या कमी जो भी होगा उसका प्रतिशत बटे जितनी मात्रा, वस्तु की जितनी मात्रा ज़्यादा खरीदी जाएगी या कम खरीदी जाएगी वो मात्रा होगा गुणा 100। तो इस प्रकार से जब हम सवाल लगाएंगे तो बहुत इजी और एक स्टेप में सवाल हल हो जाएगा, वरना ये सवाल बहुत लंबा होता। आइए अब इसको हल करते हैं। तो नई कीमत कितनी होगी इसकी गणना हम करते हैं। तो सबसे पहले हमको रुपए लिखना है। तो रुपए यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 100 रुपये गुणा वृद्धि या कमी, तो जो कीमत में 21% की कमी हुई तो यहाँ पर लिखेंगे 21%, तो उसका 21 लिख दिए। अब मात्रा 3 किलोग्राम वस्तु वो अधिक खरीद रहा है तो मात्रा कितनी हो गई 3 गुणा 100 करना है। अब इसके बाद देखिए सवाल एक स्टेप में हल होगा। 100 में से 100 कट जाएगा, ये 100 से ये 100 कटा, 7 एक कम 7, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, तो उत्तर आ गया 7। मतलब उसकी जो नई कीमत होगी वो 7 रुपये होगी। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए तो ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। तो इस सूत्र से हम बहुत आसानी से ऐसे सवाल को एक स्टेप में लगा सकते हैं। ये सूत्र मैंने लिखा नहीं है, यदि आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं या एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इसी तरह का एक प्रश्न और लेते हैं। अब यहाँ पर उसी टाइप का एक और प्रश्न हमने लिया है। क्या लिखा है कि एक सेब की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। तो सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी। तो यहाँ पर सेबों की जो कीमत है हमको प्रति दर्जन निकालना है, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम सवाल को उसी पैटर्न से लगाते हैं। सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो नई कीमत बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले हमको क्या यहाँ पर लिखना है रुपए। तो रुपए है 54, तो 54 गुणा और जो वृद्धि या कमी होगी उसका प्रतिशत। तो यहाँ 20% की कमी है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 20। अब इसके बाद सेब की मात्रा कितनी है 10 सेब अधिक खरीद सकता है तो यहाँ पर आएगा बटे में 10। अब गुणा लिखना है हमको 100 का। इसको जब हम हल करेंगे तो हमको एक सेब का नया मूल्य मिलेगा और हमको कितना निकालना है प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन का नया मूल्य निकालना है, ये याद रखिएगा अभी। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर आएगा ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा और नीचे 100 है तो इसको काटिए मत, नहीं तो फिर भाग करने में बड़ा कष्ट होगा। इसीलिए हम सीधे 54 दूनी 108 आएगा बटे 100, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे 2 शून्य है तो 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए तो 1.08 हो गया। मतलब एक सेब का जो नया मूल्य होगा वो 1 रुपया 8 पैसे होगा और हमको निकालने बोला है प्रति दर्जन। मतलब हम 1.08 में 12 का गुणा कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12 8 96 होगा और 0 12 एकम 12 और 2 के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव लगा दें तो 12 रुपया 96 पैसा इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। इस सवाल को हम दूसरी तरह से कैसे लगा सकते हैं वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ बदलेगा कुछ नहीं, बस हम थोड़ा सा इसमें एक्सरसाइज करेंगे कि रुपए जो दिया है 54, उसको 54 तो लिखना ही लिखना है, गुणा कमी कितनी आई है, कीमत में कमी 20% की है तो 20 भी लिखना है,
अब यहाँ पर क्या है, 10 सेब, मात्रा जो है 10 सेब की दिया हुआ है और यहाँ पे 1 दर्जन का पूछा है, तो हम सीधे सीधे 1 दर्जन का जो नया मूल्य है उसको ज्ञात कर रही। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 सेब है, क्योंकि 10 सेब है और 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो हम मात्रा में कितना लिख देते हैं, 10/12 लिख देते हैं। तो सीधे से सीधे 1 दर्जन का जो नया मूल्य है वो निकल आएगा। तो 10/12 को जब हम लिखते हैं तो 10 नीचे लिखेंगे और 12 ऊपर लिखेंगे गुणा 100। ठीक है, अब इस शून्य से ये शून्य कट गया। अब इसको हम हल करते हैं, इनको गुणा करते हैं। इससे पहले वाले में भी गुणा किए थे, 54 को 2 से गुणा किए थे तो 108 आया था, 108 को हम 12 से गुणा किए थे तो 1296 आया था। तो 1296/100 बराबर 12.96। तो यहाँ पर एक स्टेप में ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने सीधे सीधे 1 दर्जन का मूल्य निकाल लिया है। अब चलते हैं हम अगले टाइप के प्रश्न पे। अब उसी टाइप का एक प्रश्न और कि एक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 22,500 रुपये में 25 वस्तु कम खरीद सकता है, तो वस्तु का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वही प्रश्न है। यदि आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं और यहाँ पर मैं हल करके भी बता रहा हूँ, फिर आप चेक कर लीजिएगा कि आपका और मेरा आंसर एक समान आया है या नहीं है। तो यहाँ पे नई कीमत बराबर रुपए हमको लिखना है, मतलब 22,500 लिखना है, गुणा जो वृद्धि हुई है या कमी उसको लिखना है, तो यहाँ पे 10% है, और उसके बाद वस्तु की मात्रा लिखना है, यहाँ पर 25 वस्तु है, गुणा 100। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, 25 से कम 25 और 25 नामा 225, और तो 9 से 10 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 90। तो यहाँ पर देखिए कि एक स्टेप में आपको आंसर भी मिल जाता है, और मेरे ख्याल से ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अब हम बारी है टिक मारने की, तो बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, इसको टिक कर दीजिए। और यदि ट्रिक पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये ट्रिक पसंद आई या नहीं। इसके बाद हम लेते हैं आगे। अब आते हैं अगले सवाल पर। कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिलती है, तो प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य कितना था। तो इसमें हमको पहले वाला मूल्य बताना है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि नया मूल्य क्या होगा, अब इसमें हमको बताना है कि पहले उसका मूल्य कितना था। तो उसके लिए जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से है, जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। तो ये है इसका सूत्र। अब इसका हम देखते हैं, तो पुराना मूल्य या पुरानी कीमत या आरंभिक मूल्य, जो पुरानी कीमत होगी वो क्या होगा कि रुपए, पहले आपको रुपए देना है जो रुपए दिया होगा, और जो वृद्धि या कमी प्रतिशत में जो दिया है उसको आपको लिखना है, फिर वस्तु की मात्रा, फिर उसके बाद गुणा 100 धन वृद्धि या 100 माइनस हानि। यानी वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ देना है और कमी होगा तो 100 में से घटा देना है। और इस सूत्र का प्रयोग करके हम ऐसे सवालों को एक स्टेप में लगा सकते हैं। तो हम लिखते हैं पुरानी कीमत या पुराना भाव या आरंभिक कीमत। तो सबसे पहले हमको लिखना है रुपए, तो रुपए यहाँ पर है 84 रुपये, गुणा फिर वृद्धि या कमी प्रतिशत में लिखना है, तो वृद्धि यहाँ पर 40% की है तो लिख देंगे 40। फिर वस्तु की मात्रा, तो वस्तु की मात्रा कितनी है, 8 है, 8 गुणा, अब 100 में वृद्धि को जोड़ देंगे या फिर कमी होगी तो घटा देंगे। तो यहाँ पर 40 वृद्धि है तो 100 में 40 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 140। बस इस सवाल को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ से शून्य से मैं शून्य को काट देता हूँ, 4 एकम और 4 दूनी, और 14 एकम 14, 14 छक्के और 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ आ गया 3। तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें इस सूत्र का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को बहुत आसानी से केवल एक स्टेप में हल कर सकते हैं। अब इसी तरह का एक प्रश्न और लेते हैं। अब अगला प्रश्न है,
चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अतिरिक्त चीनी खरीदा जा सकता है। तो कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी? बिल्कुल वही सवाल है, हमको सूत्र भी उसी का प्रयोग करना है, आपको प्रैक्टिस भी करना है। यदि पेन कापी लिए हैं तो आप पेन कापी का यूज़ कीजिए और जल्दी से इस प्रश्न को लगाइए। पुराना भाव है ना, या पुरानी कीमत, जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिए, नहीं लिखने से भी चलेगा। आपको क्या ज्ञात करना है ये आपको पता ही, केवल प्रैक्टिस के लिए है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? रुपए। तो बस कितने रुपए दिया हुआ है? 600 रुपये दिया है, तो हम यहाँ पे लिख दे 600 गुणा जितनी वृद्धि या कमी किया गया है उसकी प्रतिशत। तो यहाँ पे 20% कमी है, तो यहाँ पे लिख दें 20। अब वस्तु की मात्रा, तो वस्तु की मात्रा है 5 किलो, तो यहाँ पे हम लिख दें 5 किलो। और कमी या वृद्धि होने पर हमको 100 के साथ जोड़ना या घटाना है। तो 100 यहाँ पर 20% की कमी है, 100 में से 20 को घटा देंगे तो आ जाएगा 80। ठीक है, तो ये मान आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से लिखा गया है, बस इसी को समझना जरूरी है, बाकी आंसर आपके पास है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 एक कम और 20 चौके, 5 एक कम और ये हो जाएगा 120 और ये कटेगा और ये आ जाएगा 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 रुपये, मतलब पुराना भाव उसका क्या होगा? 30 रुपये होगा। तो यानी ऑप्शन जो है होगा आपका 30 रुपये होगा। तो बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। दोस्तों स्क्रीन पे जो सवाल दिखाई दे रहे हैं वो आपके लिए होमवर्क के रूप में है, आप इसे बनाइए और इसका उत्तर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। दोस्तों लाभ हानि से संबंधित मैंने जो वीडियो अपलोड किया है वो आपको कैसे लगा, ये सीरीज आपको कैसी लगी है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसी प्रकार की वीडियो को यदि आपको चाहिए और किसी अन्य चैप्टर पर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा सकूं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब गणित लगाइए और सफल हो जाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।